नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई, कई मुद्दे हैं देश में जिन पर इस वक्त जमकर बवाल मचा हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर कई मुद्दे हैं। जी हाँ। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में इस वक्त एसआईआर को लेकर जमकर विरोध हो रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक। वही अब चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया कि पूरे देश में एसआईआर होगा। तो अब सवाल कई लोग ये उठा रहे हैं कि जब पूरे देश में एसआईआर होगा, तो उत्तर प्रदेश में जो 27 में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ेगा इसका? 62 लाख वोट जो है बिहार में कहा जा रहा है कि वो कट सकते हैं, कटेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? ये भी सवाल एक उठ रहा है। दूसरा ये कि बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष यूपी का, वो अभी तय नहीं हो पा रहा है। 6 नाम जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसमें 2 ब्राह्मण हैं, 2 ओबीसी हैं, 2 दलित हैं। कुल 6 नाम सामने आए हैं। अब उनमें से बीजेपी किन नाम पर मोहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। लंबा समय क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी को फंसा रखा है, ये एक बड़ा सवाल है। और भी कई मुद्दे हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा वो लगातार सुर्खियों में। अपने ही अधिकारी का वो एक ऑडियो जारी कर रहे हैं, है ना? सार्वजनिक कर रहे हैं ऑडियो, और अपने ही अधिकारी पर वो सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। ब्रजभूषण के दोनों बेटे मुलाकात करते हैं जाकर योगी जी से। पहले उनके पिता यानी कि ब्रजभूषण मुलाकात करते हैं 3 साल के बाद, और उसके बाद जो है दोनों बेटे सीएम योगी से मुलाकात करते हैं। चर्चा इस बात की है कि ब्रजभूषण के बेटे को मंत्री यूपी सरकार में बनाया जा सकता है। हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 4 पीएम संपादक संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, यूपी बीजेपी जो है अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है। 6 नाम सामने आए हैं, जिसमें 2 दलित हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 2 ओबीसी हैं। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव का जो ये पीडीएफ मामला है, जिसने 2024 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दिया, क्या अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी को इस वक्त बुरा फंसा रखा है? और जो 6 नाम जो सामने आए हैं, क्या लग रहा है कि उनमें से बीजेपी किस पर मुहर लगा सकती है? देखिए, पहले तो आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। मैं कहूँगा पहले मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा। हर जी। महीने खबर उठती है कि दिल्ली जो है, दिल्ली दरबार है, वो योगी आदित्यनाथ को हटाने की हुँ। प्लानिंग कर रहा है। हर हफ्ते खबर उठती है कि दिल्ली गए हैं योगी जी और मैनेज कर रहे हैं। फिर ये उठता है कि ये खेमा, वो खेमा। तो ये जो अटकलें हैं ना, इनको इनका बाजार लगातार गर्म रहता है। अमित शाह आके केशव मौर्य को अपना दोस्त बता देते हैं, तो योगी खेमे जी। का तापमान बढ़ जाता है। तो जहाँ मुख्यमंत्री को लेके इतनी अस्थिरता चल रही हो, हालाँकि हुँ। मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ अगर हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा नहीं बन रहे होते, तब तो जी। दिल्ली दरबार उनको हटा चुका होता। अब हुँ। मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन गए हैं। हुँ। रही प्रदेश अध्यक्ष की बात, तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का इतना ज़्यादा उलझ गया है कि हुँ। उनको लगता है, पहले वो ब्राह्मण चेहरे पे विचार कर रहे थे और शायद दिनेश शर्मा उसमें आगे होते। स्वभाव जी। के अच्छे हैं, ब्राह्मण चेहरा है, हरीश द्विवेदी भी लाइन में थे। लेकिन फिर समझ में आ गया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जातियों की गोलबंदी शुरू हो गई है, जिस जी। तरह से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और पिछड़े और हुँ। दलित जिस तरह से ऊंची जातियों के वर्चस्व के बाद नाराज हैं, तो ये हुँ। संदेश है साफ था कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ऊंची जाति को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो परेशानी हो जाएगी। तो मुझे हुँ। लगता है कि अगर जब प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया जाएगा, तो पिछड़े या दलित में से किसी को बनाया जाएगा, जिससे कम हुँ। से कम ये पिछड़ों और दलितों में संदेश दिया जा सके कि देखो, संगठन में हमने हुँ। बीजेपी की सबसे बड़ी कमान किसी पिछड़े या किसी दलित को दे दी है। इसीलिए हुँ। इतनी मगजमारी चल रही है, इसीलिए रस्साकशी चल रही है कि किसको बनाएं या किसको ना बनाएं हम हुँ। लोग। हुँ। लेकिन सर, जो दलित समाज था उसकी नाराज़गी तो खुलकर 24 में देखने को मिली। लेकिन ब्राह्मण समाज भी कहीं न कहीं अंदर-अंदर जो वो नाराज़ चल रहा था। अभी 2 दिन पहले का बयान है, सपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं पवन पांडे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पंडितों का बीजेपी में बुरा हाल है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि जो थानेदार हैं, जो दरोगा हैं, वो इन लोगों को गाली देते हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको ये कहना भी चाहिए, हाँ। लेकिन बात उनकी हाँ। इसलिए थोड़ी-सी वज़न में आ जाती है या थोड़ी-सी इसलिए जी। चर्चा में आ जाती है कि हुँ। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो थानेदार ब्राह्मण समुदाय को गाली देते हुए नज़र आए हैं। जी। कई बातें ऐसी हुई हैं कि हुँ। ब्राह्मणों का कहीं न कहीं अपमान वाली बात हुई है। जैसे पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया था कि हरिशंकर तिवारी के नाते उनके जी। बेटों को परेशान किया जा रहा है, और हरिशंकर तिवारी का पूर्वांचल में ब्राह्मणों से में बड़ा नाम रहा है। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ और उनके 36 के आंकड़े रहे हैं। इधर काफ़ी सारी घटनाएँ हुई। 2-3 दिन पहले एक वारसी साहब का वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो ब्रजेश पाठक को कह रहे थे कि आपको ब्राह्मणों के हित के लिए भेजा गया है, यहाँ ब्राह्मणों को हुँ। गाली दी जा रही है। थाने में राजमंत्री का दर्जा प्राप्त वो धरने पे बैठ गए थे।
तो ये बात ठीक है कि पूर्वांचल में देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बहुत मधुर संबंध नहीं रहते हैं, वर्चस्व की लड़ाई दोनों में रहती है। पिछले दिनों की घटना के बाद कहीं न कहीं ब्राह्मण समुदाय थोड़ा उपेक्षित तो महसूस कर रहा है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि अगर आप मुख्यमंत्री ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बना देंगे, तो फिर ये नीचे तक बैकवर्ड और दलित, जिनके वोट ब्राह्मणों से कई गुना ज़्यादा हैं, उनमें ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी ऊँची जाति की पार्टी है। और अखिलेश यादव जिस तरह पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की एकता की बात कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये परेशानी तो पैदा कर रहा है भाजपा का। लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से दलित, पिछड़ा ये सब एकजुट हुए थे, नतीजा देगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी और गठबंधन के पसीने छुड़ा दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी। बल्कि अगर उत्तर प्रदेश से ये परिणाम नहीं आता, तो जो मोदी जी कहते थे अब की बार मोदी सरकार, तो उनकी जगह उनको अब की बार एनडीए सरकार ना कहना पड़ता। और जो ये चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की मजबूरी है, ये मजबूरी झेलनी नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां उन्हें बहुत उम्मीद थी और सबसे ज्यादा हताशा हाथ लगी। तो ये पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों लगातार हिंदुत्व का माहौल गर्म करने के चक्कर में है, हिंदू मुसलमान का माहौल गर्म करने के चक्कर में उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान का माहौल गर्म हो जाएगा, तो पिछड़े और दलितों की जो गठजोड़ है, जो एकता है, वो टूट कर हिंदू बना मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी और ये उनको फायदा देगा। जिस तरीके से लेकिन सर गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही है बीजेपी के अंदर, चाहे आप लखनऊ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, और बीजेपी और संघ के रिश्तों को लेकर जिस तरीके से सवाल लगातार खड़े होते आए हैं, और जो दौरे हैं वो लगातार लखनऊ से दिल्ली के जारी हैं। चाहे आप मोहन भागवत की बात कर लीजिए, वो भी दिल्ली के दौरे पर हैं, लगातार कई बार दौरे पर गए। अब लखनऊ से पहले दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली गए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 घंटे के अंदर तीनों बड़े नेताओं से वो मिलते हैं। तो क्या लग रहा है कि संघ और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है? देखिए, अगर आप पूछेंगे योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य में संघ का सबसे करीबी कौन है, तो मैं कहूंगा कि केशव मौर्य। बिल्कुल। क्योंकि संघ जो है वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व देता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। वो कई मामलों में तो उनके मठ में और संघ के बीच मतभेद भी रहे हैं वहाँ पे। लेकिन केशव मौर्य बहुत लंबे समय से संघ के आनुवंशिक जो संगठन है उसमें काम करते रहे हैं। लेकिन संघ के इस एक रवैये से ये लोग आहत हैं, बाकी लोग, कि जिस समय ये बात चल रही है कि यूपी में क्षत्रियों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, भगवान राम ने भी थी कुल में पैदा हुए थे। तो ये मैसेज और गया कि मुख्यमंत्री क्षत्रिय को की बात ज्यादा करते हैं, कुछ क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय को बढ़ावा देते हैं। उस बीच में संघ ने भी अपने कुछ जो संगठन मंत्री प्रचारक कह सकते हैं, जो 4 हिस्सों में बांटा, तो उसमें भी कुछ ऐसे प्रमुख क्षत्रिय संघ के प्रचारक हैं जो मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी हैं। और उन प्रचारकों के आसपास भी आईएएस आईपीएस की लॉबी की बिल्कुल लगातार भरमार रहती है। उनको लगता है कि इनकी बात मुख्यमंत्री टालेंगे नहीं। और संघ, तो ये भी उठ रहा कि संघ ने ये प्रयोग क्यों नहीं किया। संघ ने भी उसी जाति के अपने प्रचारक को तैनात किया। एक बनारस में है बड़े चर्चित, उनका तो बड़ा जलवा है, मतलब मुख्यमंत्री उनको बहुत मानते भी हैं। तो संघ पे भी पहली बार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन संघ ये बात महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उसने ढांचा बनाया था, या जो अमित शाह ने व्यू रचना करी थी कि जातियों के गठबंधन किसी तरह टूट जाए, जातियों का मैसेज चला जाए, भाई तुम हिंदू पहले हो और जाति के गठबंधन में बाद में हो, जाति के रिश्ते में पहले हो। तो वो गठबंधन था, या जो बातें थी वो कहीं ना कहीं टूटी हैं। और अब जो है वो हिंदू बनाने का जो कंसेप्ट था, वो जैसे रामजी लाल सुमन के यहाँ जो बयान पर बवाल मचा, उसके बाद करणी सेना ने जिस तरह रामजी लाल सुमन को आपत्तिजनक बातें कही, अखिलेश यादव की जीभ काट के लाने के बाद कही, खुलेआम हथियार लहराए गए, और सरकार का करणी सेना का मौन समर्थन रहा, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। तो इन बातों ने पिछड़ों और दलितों के मन में बहुत गुस्सा पैदा किया। भाई रामजी लाल सुमन दलित हैं, अगर इस तरह क्षत्रिय इकट्ठे होकर और उनका अपमान करेंगे, उनकी गाड़ी में जलते हुए टायर फेंकेंगे, तो ये सब बातें बड़ा बैकवर्ड्स को, दलितों को बड़ा नागवार गुजरी है। चंद्रशेखर का उभार है, चंद्रशेखर लगातार हमला करते हैं बीजेपी की ऐसी नीतियों पर। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं असहज स्थिति होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऊंची जाति का अध्यक्ष बने। इसलिए बैकवर्ड्स और दलित के नाम देखे जा रहे हैं। बैकवर्ड्स में धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा का नाम लोध जाति का काफी आया। लोध जाति बड़ी इंपॉर्टेंट जाति है और बीजेपी के सपोर्टर रही है। धर्मपाल सिंह का नाम पहले चला था, लेकिन धर्मपाल सिंह पिछली बार भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे उनके ऊपर। एक बार जहां तक याद है मुझे कि मंत्रिमंडल से हटाया भी गया था उनको। तो उनका जो विवादास्पद ये जो पैसे वाला मामला है, इसको लेके उनके ऊपर बहुत छींटे हैं।
बीएल वर्मा के बारे में मैं कहूँगा कि बीएल वर्मा संघ की भी पसंद हैं, अमित शाह जी, की भी वो बहुत पसंद है, तो बीएल वर्मा एक ऐसा नाम हो सकते हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो उपयुक्त हो सकते हैं। बड़े कर्मठ कार्यकर्ता माना जाता है उनको बीजेपी के अंदर, और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन व्यवहार के वो बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो उनके नाम पे मोहर लग सकती है। 2 दलितों के नाम भी आए हैं, कठेरिया साहब और एक और। तो ये बीजेपी मुझे लगता है पिछड़े या दलित में से किसी को महत्व देगी, उसमें भी मुझे लगता है कि शायद बैकवर्ड को महत्व देगी, तो लॉटरी धर्मपाल सिंह या बीएल वर्मा से किसी एक की लग सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ब्रजभूषण की सिर्फ बात कर लेते हैं कि पहले 3 साल के बाद वो मिलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, अचानक उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद ठीक 1 हफ्ते के बाद देखा जाता है कि उनके जो दोनों दोनों बेटे हैं, वो जाते हैं सीएम से मिलते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी बीच में दोनों नेता जो है मुलाकात करते हैं योगी जी से और कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें ब्रजभूषण के किसी एक बेटे को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसको आप सब कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है अगर क्षत्रिय में से किसी की बढ़ोतरी होगी तो महेंद्र सिंह की होगी, ब्रजभूषण जी, सिंह के बेटे की नहीं होगी, क्योंकि महेंद्र सिंह ने पिछले दोनों बीजेपी के संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से किया है, तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद है और योगी आदित्यनाथ के भी करीबी हैं। ब्रजभूषण सिंह को लगता है चिंता ये होगी कि पंचायत के चुनाव पास में हैं, और योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूषण सिंह के मेरी जानकारी में शायद 3 साल से मुलाकात नहीं हुई थी। जी, जी। और ब्रजभूषण भी बाहुबली हैं, अपने दम पर वो 1-2 सीटें जिताने की स्थिति में रहते हैं लोकसभा में भी, तो ये बात बीजेपी जानती है। इतना विवाद हुआ, लेकिन भाजपा ने उनसे पीछा नहीं छुड़ाया, क्योंकि जानती है बीजेपी कि ये विवाद तो होते रहेंगे, लेकिन एक सांसद हाथ से चला जाएगा। तो ब्रजभूषण सिंह की इतने सालों बाद योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने करणी सेना को थोड़ा बढ़ावा देके अपने आप को क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि अगर दिल्ली दरबार उनको हटाने की प्लानिंग करने में सफल भी हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी में वो एक मजबूत क्षत्रिय नेता के रूप में उभर जाएं। राजनाथ सिंह के बाद ये वैक्यूम है, कोई बहुत बड़ा क्षत्रिय नेता ऐसा नजर नहीं आता। तो योगी जी, आदित्यनाथ को लगता है कि भले वो अभी प्रधानमंत्री बने ना बने, उस रेस में आए ना आए, लेकिन क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हो जाएं। तो ब्रजभूषण सिंह को लगता था कि इस नाते से वो भी मैसेज देना चाहते थे कि भाई अब जो मतभेद हैं भूल जाइए। मुख्यमंत्री बनने से पहले ब्रजभूषण और योगी के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे हैं पूर्वांचल में। तो ये शायद बिगड़े हुए रिश्तों को बनाने की बात थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं ब्रजभूषण सिंह, उसकी तस्वीर बहुत समय तक जारी नहीं होती या होती नहीं है, मैंने नहीं देखी, लेकिन जब ब्रजभूषण के बेटे केशव मौर्य से मिलते हैं तो वो तस्वीर जारी हो जाती है। तो जी। यूपी की राजनीति में इतने पेच हैं कि आप सुलझाने बैठेंगे तो वो सुलझ नहीं पाएंगे, और बीजेपी के अंदर ये गड़बड़ बहुत चल रहा है, उसके निपटा पाना आसान नहीं है। सर एक अभी घटना हुई, ऊर्जा मंत्री इस वक़्त चर्चा में है एके शर्मा, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अफसरशाही पे हावी की बात लगातार कही गई है बीजेपी सरकार में, 17 से लगातार ये बात कही जा रही है। प्रतिभा शुक्ला की आप बात कर लें, अपनी ही सरकार में वो जो है मंत्री हैं, प्रशासन के खिलाफ धरने बैठ जाती है। एके शर्मा अपने अधिकारी का एक ऑडियो शेयर करते हैं और वो जो ऑडियो है उसमें एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो उनकी बातचीत होती है। उसमें वो जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमारे तमाम नेताओं से संबंध है हमारे। उसमें एके शर्मा एक बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि आज जो है अधिकारी फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। मतलब कि जो शिकायत पहले जो विधायकों की थी, सांसदों की थी, वो अब एक मंत्री की भी हो गई है और वो मंत्री अपने अधिकारी को बोल रहा है कि शिकायत सुन नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो मंत्री जब कुछ दिन पहले व्यापारियों ने जब उनसे शिकायत की, तो उन्होंने शिकायत सुनने के बजाय धार्मिक नारे लगाए। तो देखा जाए तो दोनों एक ही तरह है, मंत्री भी वैसे ही है, अधिकारी भी वैसे ही है। देखिए अब्दुल, मुझे याद है जब एके शर्मा गए, लोगों ने नारे लगाए तो उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। जी, एके शर्मा कोई साधारण मंत्री नहीं है। जी, थोड़ा सा ये याद कर लीजिए, जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने आए, तो गुजरात से जो आईएएस अफसर उनके साथ आया, उसका नाम एके शर्मा, अरविंद कुमार जी, शर्मा। तो मोदी जी के 12 साल से ज़्यादा करीबी उनके रिश्ते रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते रहे हैं उनके, अरविंद कुमार शर्मा के, और बहुत योग्य अफसर माने जाते थे। जब उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया तो कहा गया ये डिप्टी सीएम बनेंगे, गृह मंत्रालय मिलेगा इनको, भविष्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तमाम बातें की। और योगी आदित्यनाथ ने गुस्से के मारे कई दिनों तक उनसे मुलाकात नहीं की थी, कई सारी खबरें चली थी उस समय में। हुँ, उसके बाद में दिल्ली के दखल पे उनको नगर विकास और ऊर्जा जैसा मंत्रालय मिल गया। दोनों बड़े प्रमुख विभाग हैं, लेकिन दोनों विभागों में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है।
नगर विकास की तो हम लोगों ने कई स्टोरियाँ की भी थी कि नगर विकास में जितना भ्रष्टाचार अब देखने को मिल रहा है, उतना शायद कभी देखने को नहीं मिला। ऊर्जा में जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं, भरी मीटिंग में वो कैमरामैन को बुला रहे हैं और कैमरामैन के सामने अफसरों को कह रहे हैं कि आप समझ जाइए, सुधर जाइए, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। इसका मतलब मंत्री जी खुद चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड वायरल हो। वो मैसेज देना चाहते थे पब्लिक को कि मैं अफसरों को डाँट रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे हैं। कल उन्होंने जो ट्वीट किया कि एक दिशा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की और एक एडिशनल कमिश्नर रिटायर की बात हो रही है। और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बता रहा है कि मैं रामजी लाल सुमन मेरे ससुर हैं, राज बब्बर मेरे समधी हैं और बेबी रानी मेरी रिश्तेदार है, दोस्त है, जो भी बातें वो बता रहे हैं। आवाज़ से लग रहा था वो नशे में है। लेकिन वो ऑडियो खुद ए.के. शर्मा ने ट्वीट किया। मैंने भी उसमें रीट्वीट किया ये। उसको तो मैंने कहा कि ये अब तक तो जो बात अब्दुल तुम कह रहे हो कि विधायक और मंत्री विवश रहते हैं, ए.के. शर्मा जैसा मिनिस्टर विवश है, तो ये समझ लेना चाहिए कि इस सरकार का अगर कोई सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है तो वो नौकरशाही है। नौकरशाही ने बर्बाद कर दिया है। नौकरशाही ने भ्रष्टाचार के वो रिकॉर्ड तोड़े हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में, जो ना मायावती की सरकार में दिखाई दिए, ना अखिलेश यादव की सरकार में दिखाई दिए। इतना भ्रष्टाचार कभी कहीं नहीं हुआ। तो ये जो भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है, वो कहीं न कहीं सरकार को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। ए.के. शर्मा एक-एक करके दिखा रहे हैं कि भाई नौकरशाह हमारे मन के रखते नहीं है, इसलिए कोई सुनते नहीं है हमारी। तो बात ये ठीक है कि जो मंत्री दिल्ली कोटे के हैं, उनके नौकरशाह ऐसे दिए गए हैं सचिव, प्रमुख सचिव, जो अपने मंत्री की सुनते ही नहीं है। तो ये विडंबना है, इन सबको झेलना पड़ेगा मंत्री जी को, कोई नई बात नहीं है। ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो सुना आपने 4 पीएम संपादक संजय शर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर अभी चर्चा हुई। जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो कब मिलेगा यूपी बीजेपी को? 6 नाम सामने आए हैं, उनमें से कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी का? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना, अभी 4 पीएम।